अच्छा जी, अभी हम डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स AC क्वांटिटी से रिलेटेड। यानी अगर हम AC क्वांटिटीज़ का मुकम्मल अंदाज़ा करना चाहते हैं कि ये AC क्वांटिटी क्या है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। मैं लिखता हूँ फॉलोइंग आर दी important factors to know in order, किस मकसद के लिए? in order to describe AC क्वांटिटीज़ कंप्लीटली। तो AC क्वांटिटीज़ को अगर हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो ये वो चीज़ें हैं, इनका हमें कम से कम पता होना चाहिए। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 पीक वैल्यू, और नंबर 3 फेज़। ये 3 चीज़ें हमें कम से कम पता हो तो हम फिर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कंप्लीटली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पीक वैल्यू वो मैंने आपको बता दिया ग्राफ की मदद से कि पीक वैल्यू हम किसे कहते हैं। और फेज़ तो इससे रिलेटेड अब हम डिस्कशन करेंगे कि फेज़ ऑफ AC क्वांटिटीज़, इससे हमारा क्या मतलब है। फेज़ ऑफ AC क्वांटिटीज़, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको कंप्लीटली वाज़ेह करने के लिए इन 3 चीज़ों का कम से कम हमें पता होना ज़रूरी है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे फेज़ ऑफ AC क्वांटिटीज़। फेज़ ऑफ AC क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर आपको डेफिनेशन की समझ ना आए तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, हम इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन में आपको आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातों का पता लग जाएगा। तो इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन AC क्वांटिटी। AC क्वांटिटी से हमारा मतलब है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। AC क्वांटिटी को हम ऑसिलेटिंग क्वांटिटी भी कह सकते हैं। AC क्वांटिटी को हम ऑसिलेटिंग क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन AC क्वांटिटी या इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। which helps to determine its position या magnitude, which helps to determine its position or magnitude. As well as direction with respect to time. वक्त के साथ साथ उसका पोजीशन क्या है, यानी उसकी पोजीशन क्या है या उसका
जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो हम इस फेज से मालूम कर सकते हैं. सो इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन AC क्वांटिटी या इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑसिलेटिंग क्वांटिटी विच हेल्प्स टू डिटरमिन इट्स पोजीशन या इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फर्दर मैं लिखता हूँ, इन सिंपल वर्ड्स phase means the angle of rotation of an oscillating ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी. तो मैंने कहा कि सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि फेज क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग क्वांटिटी या ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट. स्मार्ट सिलेबस की वजह से ठीक है कि हम AC जनरेटर पे डिस्कशन नहीं कर चुके, लेकिन बुक में चूँकि AC जनरेटर का टॉपिक मौजूद है, आप अगर देखें तो उसमें इस तरह का एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होता है, जिसको हम इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं और इसी तरह इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास ये एक AC जनरेटर के अंदर कॉइल है, तो वो अगर इस तरह से है तो वक्त के साथ साथ जब ये रोटेशन करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपना एंगल वेरी कर रहा है. तो हमने जो यहाँ पे जिक्र किया एंगल ऑफ रोटेशन, तो वो बेसिकली इस कॉइल की रोटेशन के साथ एसोसिएटेड है. हमने जो यहाँ पे जिक्र किया है कि इट इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन, तो वो एंगल ऑफ रोटेशन बेसिकली इस कॉइल की रोटेशन के साथ एसोसिएटेड. कॉइल वक्त के साथ साथ रोटेशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अपना एंगल जो है वो वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि फेज मीन्स द एंगल ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन का एसोसिएशन उस AC जनरेटर के अंदर जो रोटेटिंग कॉइल है उसके साथ है. अब हम फर्दर लिखते हैं, अब हम फर्दर लिखते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज कैन easily be explained with the help of फेजर डायग्राम. फेज का कॉन्सेप्ट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसको फेजर डायग्राम की मदद से इंतहाई आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तो हमने सही तरीके से फेज़ को भी अंडरस्टैंड नहीं किया और बीच में एक नया टर्म हमें मिल गया फेज़र, तो उनके जहन में सवाल आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय फेज़र. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं व्हाट डू वी मीन बाय फेज़र. फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स और स्केलर से मुतालिक, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेक्टर्स हैं. पोजीशन वेक्टर भी है, यूनिट वेक्टर भी है, पैरेलल वेक्टर भी हैं, इक्वल वेक्टर्स भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वेक्टर्स हैं. तो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तमाम टीचर्स वेक्टर के चैप्टर में पोजीशन वेक्टर का लाज़िमन जिक्र करते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये इस तरह का एक वेक्टर है which helps to locate the position of an object with respect to time.
वक्त के साथ साथ ऑब्जेक्ट किस मकाम पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, तो उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर हम यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट। एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होता है और वहाँ से फिर हम उसके लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिस वेक्टर की शक्ल से लोकेट करते हैं, वेक्टर की मदद से लोकेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे फेज़र क्या है? फेज़र एक तो ये है कि इट इज़ अ शॉर्टकट नेम a shortcut name of phase vector। एक तो ये आप यहाँ पे समझ लें कि इट इज़ अ शॉर्टकट नेम ऑफ फेज वेक्टर। फेज वेक्टर क्या है? इट इज़ अ रोटेटिंग position vector which helps to locate the position of an oscillating ऑब्जेक्ट या ऑसिलेटिंग क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फेज वेक्टर बेसिकली क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ऑसिलेटिंग पोजीशन वेक्टर है, जो कि वक्त के साथ साथ रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर, जो कि वक्त के साथ साथ एक ऑसिलेटिंग क्वांटिटी या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा जी, इस रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर की मदद से हम जो ग्राफ बनाते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं व्हाट इज फेजर डायग्राम, क्योंकि हमने जिक्र किया है कि फेज का कॉन्सेप्ट अगर हम समझना चाहते हैं तो फेजर डायग्राम उसके लिए एक आसान तरीन डायग्राम है, उस पर हम उसको समझ सकते हैं। तो व्हाट इज फेजर डायग्राम? द पोजीशन वर्सेस टाइम graph which we plot with the help of a phasor is known as phasor डायग्राम। ये तो फेज़र डायग्राम की डिफिनीशन हो गई कि फेज़र की मदद से हम जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फेज़र डायग्राम। अब हम इस काबिल हो गए हैं, इतनी तफसील अब हमारे पास आ गई है कि अब हम फेज़र डायग्राम अगर ड्रा करें, प्लॉट करें, तो अब हम उसको समझ सकते हैं। तो अब हम फेज़र डायग्राम बनाएंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि जो फेज़ का आइडिया, यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि एंगल ऑफ रोटेशन है, तो एंगल ऑफ रोटेशन कॉइल के साथ एसोसिएटेड। तो अगर ये एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रोटेट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से अपनी रोटेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं इसके इस एंड पे एक पॉइंट कंसिडर करूं तो ये जब रोटेशन करेगा तो वो पॉइंट क्या होगा? सर्कुलर मोशन में होगा। वो पॉइंट क्या होगा? सर्कुलर मोशन में होगा। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये
वर्टिकल एक्सिस है, हम अक्सर वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं एक इस तरह सर्कुलर पाथ शो कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, और ये पॉइंट P जो है ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस तरह गोल गोल चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे मैं अब इसका ग्राफ शो करूँगा, यहाँ पे मैं इसका ग्राफ शो करूँगा। तो वर्टिकल एक्सिस पे मैं लिखूँगा इस पार्टिकल P का पोजीशन कि ये किस पोजीशन पे है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं लिखूँगा टाइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं टाइम की वैल्यू लिखूँगा। तो जिस तरह मैंने लिखा है कि टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे, टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल P यहाँ पे होगा, तो ये पार्टिकल P हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे ये उसका पोजीशन बन रहा है, टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन ये बन रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर, तो इस वक्त हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो ये है, टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे ये वाला, ये इसका एक पोजीशन वेक्टर बन रहा है कि ओरिजिन से सेंटर से हमने इसका पोजीशन एक रेड कलर के वेक्टर से इंडिकेट किया। मैं एज्यूम करता हूँ जिस तरह मैंने अभी कहा ये यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये हमारे पास 1 सेकंड गुजरने के बाद ये पार्टिकल P यहाँ पे पहुँचा। जब 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुँचा तो अब मैं शो करता हूँ कि अब इसका जो फेज़र है वो ये होगा। फेज़र क्या है, रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर। क्योंकि मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस वक्त मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो कितना एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे, मैंने कहा वर्टिकल एक्सिस पे मैं इस पॉइंट का पोजीशन शो करूँगा, तो वर्टिकल एक्सिस पे 1 सेकंड यानी गुजरने के बाद इसका पोजीशन क्या होगा, यानी यहाँ पे तो टाइम 0 है, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद उसका जो पोजीशन बन रहा है वो ये है। 1 सेकंड गुजरने के बाद उसका जो पोजीशन बन रहा है वही, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो कॉमन पॉइंट ये वाला होगा। जिस तरह टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे ये उसका पॉइंट बन रहा था, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद अब उसके पोजीशन का, 1 सेकंड के बाद उसके पोजीशन का जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अच्छा जी, 2 सेकंड गुजरने के बाद ये पॉइंट P मैं एज्यूम करता हूँ कि वो यहाँ पे है। 2 सेकंड गुजरने के बाद, तो 2 सेकंड गुजरने के बाद उसका जो फेज़र होगा, रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर, वो यहाँ पे होगा। अब इस वक्त मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 2 सेकंड गुजरने के बाद, 2 सेकंड गुजरने के बाद अब जो उसका पोजीशन बन रहा है वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ, तो वो ये है। तो 2 सेकंड गुजरने के बाद जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो कॉमन पॉइंट ये वाला होगा। बिल्कुल इसी तरह 3 सेकंड गुजरने के बाद मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो 3 सेकंड गुजरने के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। तो 3 सेकंड गुजरने के बाद इसका जो फेज़र होगा वो फेज़र ये वाला होगा। इस वक्त आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अब वो कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 3 सेकंड गुजरने के बाद, 3 सेकंड गुजरने के बाद अब जो उसका पोजीशन बन रहा है तो वो पोजीशन ये बन रहा है। तो 3 सेकंड गुजरने के बाद जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो ये होगा। अब मैं इसको, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। अब फर्दर मैं मज़ीद आगे की तरफ जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि इस वक्त अभी इसने रोटेशन, यानी यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे, तो इस वक्त अगर मैं इसका यहाँ पे एंगल लिखना चाहूँ तो कितना एंगल लिखूँगा इस पॉइंट का, 0 डिग्री, कि अभी 0 डिग्री रोटेशन हुई है तो ये पॉइंट बनेगा। फिर इस पॉइंट के लिए मैं लिखूँगा 30 डिग्री, कि 30 डिग्री रोटेशन के बाद ये बना, इसी तरह 60 डिग्री रोटेशन के बाद ये बना, और 90 डिग्री रोटेशन के बाद ये बना। अब हम फर्दर मज़ीद इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह मैं एज्यूम करता हूँ कि 4 सेकंड गुजरने के बाद पॉइंट P यहाँ पे पहुँचा, तो अगर ये पॉइंट P यहाँ पे होगा तो अब उसका जो रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर है जिसको हम फेज़र कहते हैं वो यहाँ पे होगा। अब मैं फर्दर लिख रहा हूँ कि इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो 20, यानी 30 का इजाफा मैं इक्वली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन के साथ ये चल रहा है। तो हर
1 सेकंड में ये इक्वल अमाउंट का एंगल ये यहाँ पे बनाएगा। तो अब इसका जो पोजीशन बनेगा वो हमारे पास ये वाला होगा। 4 सेकंड गुजरने के बाद जो इसका पोजीशन बनेगा वो ये वाला होगा। इसी तरह 5 सेकंड गुजरने के बाद मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा है। 5 सेकंड गुजरने के बाद अब इसका जो फेज़र होगा, रोटेटिंग पोजीशन वेक्टर, अब वो ये होगा। और 5 सेकंड गुजरने के बाद मैं एज्यूम करता हूँ कि 150 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब हमारे पास 5 सेकंड गुजरने के बाद जो इसका